हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है, कैसे वर्क करती है, और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और प्रोग्राम मतलब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होता है, उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड कर दूँगा, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती क्या है बेसिकली, कि क्लाइंट, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या करते हैं, सिर्फ ब्राउजर एंड पे होती है। उसके लिए किसी फर्दर टूल की रिक्वायरमेंट, थर्ड पार्टी टूल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ब्राउजर पे ही उसका ब्राउज़र पे ही वो इंटरप्रेट होती है और ब्राउज़र पे ही वो एग्जीक्यूट हो जाती है। ठीक है। उसके लिए किसी फर्दर सर्वर की या उस किसी चीज़ थर्ड पार्टी टूल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट होता है, जैसे कि नाम ही इसका बता रहा है सर्वर साइड, मतलब इसके लिए आपको एक सर्वर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो सर्वर पे ये एग्जीक्यूट होती है, वहाँ से आउटपुट आता है और वो आउटपुट आपका फिर ब्राउज़र पे डिस्प्ले होता है। ठीक है। तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं, चलो आज। तो सबसे पहले एक पॉइंट आता है कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को स्टार्ट करने से पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या टूल की हमें रिक्वायरमेंट, जैसे क्या क्या टूल की हमें रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के लिए किसी टूल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट सर्वर साइड, क्योंकि सर्वर साइड आपका ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, सर्वर पे एग्जीक्यूट होगा, तो इसके लिए कुछ टूल्स की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है। तो सबसे पहले टूल होता है जिसकी आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो है सर्वर। आपको एक सर्वर लेना पड़ेगा। ठीक है। लोकल मशीन पे काफ़ी सारे टूल होते हैं जो लोकल मशीन को ही, मतलब डेस्कटॉप या लैपटॉप को ही एज ए सर्वर क्रिएट कर देते हैं। ठीक है। तो उसमें आप अपाची यूज कर सकते हो, एनजिक्स यूज कर सकते हो, या आईआईएस यूज कर सकते हो बेसिकली। ठीक है। तो जो भी सर्वर आपके लिए सफिशेंट, आपके लिए कन्वीनियंट हो, वो सर्वर आप यूज कर सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज़ आती है, वो है डेटाबेस। ठीक है। डेटाबेस वैसे स्क्रिप्टिंग, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की स्टार्टिंग में ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी। बट क्योंकि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में एक पार्ट आता है कि अगर आपको कंटेंट को या आपको डेटा को मैनिपुलेट करना हो, आपको डेटा को डायनेमिकली डिस्प्ले करना हो कहीं पे। ठीक है। जैसे कि आपने गूगल देखा होगा, जीमेल आप सभी के पास होगी, फेसबुक आप सभी यूज करते होंगे। जैसे भी आप अपने अकाउंट में लॉगिन करते हो तो वहाँ पे जो सब चीज़ें होती हैं वो आपकी दिखाई देती हैं, किसी दूसरे बंदे की दिखाई नहीं देती, या फिर कोई पब्लिक प्रोफाइल या फिर कोई पब्लिक कंटेंट दिखाई नहीं देता। वहाँ पे आपके रिलेटेड चीज़ें होती है, आपका नाम, आपकी प्रोफाइल, आपका डैशबोर्ड, क्या आपके लाइक्स है, क्या आपके डिसलाइक, वो सारी चीज़ें आपके ही होते हैं। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें क्या है कि वो बेसिकली डायनेमिकली आते हैं। तो डायनेमिकली वो सारी चीज़ें कि भाई आप लॉगिन करते हो तो सर्वर पे कैसे, सर्वर को कैसे पता चलता है कि आपने लॉगिन किया, आपका ही डेटा रिवर्ट करना है। ठीक है। वो सारी चीज़ें जो होती है, जो मैनेज होता है, वो डेटाबेस लेवल पे होता है। ठीक है। वो डिटेल में आपको बताऊंगा, मैं आपको प्रोग्रामिंग भी करके दिखाऊंगा, मैं आपको डिटेल बताऊंगा कैसे कनेक्टिविटी होती है डेटाबेस से। ठीक है। कैसे डेटा स्टोर करते हैं डेटाबेस में, कैसे डेटा को बेस से डेटा फैच करते हैं, कैसे ब्राउज़र पे डिस्प्ले कराते हैं, कैसे डायनेमिकली करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा फिर। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका टूल होगा जिसको आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो होगा एक एनवायरनमेंट। बेसिकली अगर आपके पास विंडो डेस्कटॉप है तो विंडोज़ आपका एक एनवायरनमेंट हो गया। आप अगर आपके पास मैक मशीन है, मैकबुक है, तो एक जो मैक हो गया वो उसका एक एनवायरनमेंट हो गया। अगर आपके पास उबंटू है या लाइनक्स है तो उबंटू या लाइनक्स जो आपका बेसिकली एनवायरनमेंट होगा। ठीक है। और फोर्थ वन, जैसे कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का टॉपिक है, तो फोर्थ आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की। ठीक है। वो में भी आप पीएचपी ले सकते हो, एएसपी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है। तो ये तो आपकी हो गई बेसिकली रिक्वायरमेंट रिलेटेड। ठीक। अच्छा, एक दूसरी चीज़ और है कि अगर आप पीएचपी पे स्टार्ट करना चाहते हो, क्योंकि आज के टाइम पे मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में पीएचपी। ठीक है। जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको एक भी रुपया, एक भी पैसा उसके लिए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे अच्छी चीज़ ओपन सोर्स है, आप जो चाहे वो लिख सकते हो, जहाँ चाहे वो वहाँ, मतलब जो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो फंक्शन बनाने हैं आपको, जो क्लास बनानी है, वो सब आप बना सकते हो। ठीक है। तो और वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है। तो अगर आप पीएचपी के साथ स्टार्ट करना चाहते हो तो पीएचपी के कुछ बंडल टूल भी आते हैं जिसमें आपको अलग से सर्वर इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, अलग से डेटाबेस नहीं डालना आपको, अलग से आपको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इंस्टॉल नहीं करनी। ठीक है। आपको सिर्फ सिंगल टूल में वो सारी चीज़ें एज ए बंडल मिल जाएगी, एज ए बंडल टूल आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है। पीएचपी में चाहो
PHP के लिए आप चाहो तो आप वैम्प का यूज कर सकते हो, एक सिंगल टूल होगा जिसे आप इंस्टॉल करोगे और वो आपका सर्वर भी क्रिएट कर देगा आपकी मशीन पे, आपका डेटाबेस भी इंस्टॉल कर देगा, ठीक है, और आपका जो PHP है वो भी इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। या फिर आप जैम पे जा सकते हो। बेसिकली जैम पे एक मतलब आप कह सकते हो यूनिवर्सल टूल है जो सभी प्लेटफॉर्म पे के लिए एक चल जाएगा, ठीक है। वैम्प बेसिकली विंडो बेस है। अगर आप विंडो पे इंस्टॉल करना चाहते हो, अगर आपके पास विंडो मशीन है तो आप वैम्प का यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ये नहीं चाहते कि मेरे पास मैक मशीन है तो मैं मैक के लिए अलग टूल ढूंढूं, या फिर मेरे फ्रेंड के पास तो यार विंडो मशीन है उसके लिए कौन सा टूल होगा, अगर आप चाहते हो कि मतलब ऐसे ना सेग्रीगेट हो, एक एक सिंपल टूल हो, उसे चाहे मैं अपने विंडोज़ में डाल दूं या फिर वहाँ पे इंस्टॉल कर लूँ, या फिर मैं अपने मैक मशीन में से इंस्टॉल कर लूँ, तो आप जैम्प का यूज़ कर सकते हो। वो यूनिवर्सल है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी एनवायरनमेंट के साथ तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है माइंड में कि हमें सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, ठीक है। तो जैसे कि पहले के टाइम में था, जो यूजर थे, जो पब्लिक यूजर थे या जो कॉमर्शियल यूजर थे, वो बेसिकली सिस्टम फोकस ऐप का यूज करते थे। बेसिकली कि अगर मैं बात करूं कि अगर मुझे कोई टूल वो करना है, मुझे अगर कोई टूल यूज करना है, तो वो टूल बेसिकली या तो विंडो डेस्कटॉप पे मैं यूज करता था या फिर मैं लैपटॉप पे यूज करता था। मोबाइल फोकस उस टाइम पे इतना ज़्यादा नहीं था। अब क्या होने लगा कि आजकल जो है वो मोबाइल फोकस चीज़ें ज़्यादा बन रही हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि मोबाइल ऐप काफ़ी ज़्यादा बन रही है, ठीक है। तो मोबाइल ऐप में भी कहीं ना कहीं बैक एंड में आपको ये सारी चीज़ें की रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी, सर्वर की और ये सब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या है कि आज का जो टाइम है उसमें पब्लिक जो है वो इंटरनेट पे ज़्यादा फोकस कर रही है। वो ये नहीं चाहती कि आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, आपके पास एक डेस्कटॉप होना चाहिए, लेकिन उनके पास कहीं ना कहीं एक मोबाइल फ़ोन ज़रूर होगा जहाँ पे वो इंटरनेट को यूज करते हो। तो इंटरनेट का चलन धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। तो इंटरनेट का चलन जैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे डेस्कटॉप और लैपटॉप का चलन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे पब्लिक मोबाइल पे इंटरनेट पे ज़्यादा होने लगी है, वैसे वैसे आपका ये सब चीज़ें ब्राउज़र फोकस या वेब कंटेंट जिसे बोलते हैं, बेसिकली वेब कंटेंट की जो आपकी हाँ, वेब कंटेंट का चलन जो है आपका धीरे धीरे वो ज़्यादा आता जा रहा है, ठीक है। तो जैसे वेब कंटेंट का चलन आता जा रहा है, वैसे वैसे हमें फिर उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि हम कैसे एक मतलब इजी टू यूज और फ्री ऑफ कॉस्ट इस टाइप की कुछ लैंग्वेज हो जो हम इजीली अपना कुछ वेब कंटेंट क्रिएट कर सके, ठीक है, डायनेमिक कंटेंट क्रिएट कर सकें। तो उसके लिए हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ आती है हमारी इम्प्लीमेंटेशन कि चलो हमें ये पता चल गया कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है, हमें रिक्वायरमेंट उसकी पता चल गई, सारे टूल हमें पता चल गए, हमने वो इंस्टॉल भी कर लिए, ठीक है। अब हमें अपनी रिक्वायरमेंट पता है, ठीक है। तो अब हमें उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है। बेसिकली सब कुछ हमारे जो टूल थे, जो वैम्प या जैम्प जो भी हमने चूज़ किया, वो सब अपने सिस्टम में हमने इंस्टॉल कर दिया, सब कुछ हमारा रेडी है, ठीक है। अब सबसे पहले हम स्टार्ट कैसे करें, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप बनाना क्या चाहते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो आपको पहले वीडियो में बताया था कि अगर आप HTML क्रिएट करते हो, ठीक है, तो HTML एक स्टैटिक कंटेंट के लिए हो गया, ठीक है। अगर आप उसी कंटेंट को आप डायनेमिक करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको स्टार्ट HTML से ही करना पड़ेगा। अगर आपको कुछ इस पर वैलिडेशन लगानी है या छोटा मोटा आपको अगर जावास्क्रिप्ट का भी काम करना है तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको क्लाइंट एंड वैलिडेशन बेसिकली अगर आपको क्लाइंट साइड सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, HTML CSS, इन सब को एक उसमें एक टूल की तरह यूज करना है, एक साथ क्लब करके यूज करना है, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। आपका ये कहीं भी मतलब आप ये ऐसा कहीं भी नहीं है कि अगर आप क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज यूज कर रहे हो तो आप सर्वर साइड नहीं कर सकते, अगर आप सर्वर साइड कर रहे हो तो आप क्लाइंट साइड नहीं कर सकते, या अगर आप HTML कर रहे हो तो आप PHP नहीं कर सकते, अगर आप PHP कर रहे हो तो आप CSS नहीं कर सकते। आप ये सारी चीज़ें एक ही प्रोग्राम के अंदर, एक ही वेब पेज के अंदर, एक ही कंटेंट के अंदर आप ये सारी चीज़ें यूज कर सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि कैसे आप सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को
HTML के साथ एम्बेड करके यूज कर सकते हो, कैसे आप jQuery को भी उसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। कैसे आप डेटाबेस का यूज कर सकते हो, कैसे आप डेटा वहाँ से पुल कर सकते हो, कैसे आप डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हो अपनी जो भी आप वेब कंटेंट बनाओगे, जो भी आप पेज बनाओगे, उससे कैसे आप डेटा पुल कर सकते हो, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आज से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा वहीं पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू।